हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। सीएमए फाइनल आईडीटी में आई हैव अ वेरी बैड थ्रोट, सो प्लीज बेयर विथ मी। सीएमए फाइनल आईडीटी में पेपर नंबर 19 में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव टाइप आता है 14 मार्क्स का हमेशा। थ्योरी क्वेश्चन आता है, थ्योरी है इसलिए एग्जाम के एकदम लास्ट मिनट में एक बार आपको वापस से रिकैप्चुलेट करा देता हूँ, सो दैट आपके लिए इजी रहेगा कि आप एग्जाम के पहले एक बार अगर सुने हुए रहेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा कि आप एग्जाम के एक दिन पहले कम से कम ये सारे क्वेश्चंस अगर देख के जाएंगे तो चांसेस प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में क्लिक कर जाएगा। ठीक है, लेस देन 50 पेजेस ऑफ इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल से 14 मार्क्स आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से आता है। तो प्लीज इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करेगा। एग्जाम के 1.5 डेज पहले मैं आऊंगा और आपके लिए बूस्टर रिवीजन लूंगा, वो अलग से सेशन हम लोग लेंगे। अभी बस आप एक बार फाइनल ईटीटी आईडीटी के लिए जब भी आप तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो एक बार आप देख लेना। ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट जो एरियाज है वो आपको हाईलाइट करवा देता हूँ इंस्टीट्यूट के मैट से। इंडियन कस्टम स्टेट फैसिलिटेशन मेजर्स, ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है फ्रॉम दी पार्ट ऑफ एफटीपी। जैसे है तो एक कस्टम्स का पार्ट, बट कस्टम्स में भी ऐसा थ्योरी पॉइंट है जो कि डेफिनेटली स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इसको इग्नोर करके जाते हैं। मेरे हिसाब से आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए। बहुत बार इंस्टीट्यूट यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि डिस्कस द वेरियस ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स दैट हैव बीन टेकन बाय द इंडियन कस्टम्स इन द रीसेंट टाइम्स। इसमें से आप देख सकते हो टोटल 18 पॉइंट्स है। इस 18 पॉइंट से रिलेटेड सारे के सारे एक्सप्लेनेशन नीचे इंस्टीट्यूट ने अपने मैट में एक्सप्लेन किया है। आप कोई भी 7 पॉइंट पढ़ के चले जाना, क्योंकि आपके एग्जाम में मैक्सिमम एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का आता है, तो आप 7 पॉइंट भी मेंशन करोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स में जो भी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंट टाइम्स में लिया है, यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको अच्छे से अपने को करके जाना है। तो इंडियन कस्टम्स एंड फैसिलिटेशन मेजर्स में 18 पॉइंट में कोई भी 7 पॉइंट आपको जो भी ठीक लगे आप पढ़ के चले जाना। ठीक है, सेकेंड आता है अपना आपका एफटीपी का पॉलिसीज। अब जब मैं एफटीपी का पॉलिसीज में बात करता हूं तो उसमें बहुत सारे पॉलिसीज है। एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज, पहला होता है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, AA एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। फिर आता है आपका DFIA स्कीम, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम। फिर आपका EPCG स्कीम, फिर आपका रोड टेप स्कीम, फिर आपका EOU EHTP STP BTBF स्कीम, एंड लास्ट में आता है डीम्ड एक्सपोर्ट्स। और एक SEZ भी आता है, वो नीचे में इन्होंने दिया नहीं है बट SEZ भी है। इंस्टीट्यूट अभी बहुत ज़्यादा रोड टेप स्कीम के बारे में और SEZ के बारे में बहुत ज़्यादा हाल फिलहाल में पूछने लगा है, तो अपने को उसको एकदम प्रायोरिटी में रखना है। अपने को रोड टेप स्कीम और अपने को SEZ स्कीम पहले पढ़ना है। तो अपने मैं नीचे से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, एकदम लास्ट पेज से मैं स्टार्ट करूंगा। लास्ट पेज में है अपना SEZ वाला चैप्टर, SEZ स्कीम। SEZ स्कीम में बात करते हैं अपने SEZ एक्ट और SEZ रूल्स के बारे में। तो SEZ में सबसे पहले आपको पहला आपको जो डिस्क्रिप्टिव टाइप पार्ट पढ़ना है वो है इंसेंटिव्स टू SEZ यूनिट्स। आपके पास इंस्टीट्यूट का मैट होगा, आप प्लीज वहां से इसको फॉलो करिएगा। इंसेंटिव्स टू SEZ यूनिट्स, इसमें से कोई भी 7 पॉइंट्स पढ़ के चले जाना। डिस्कस एनी की इंसेंटिव्स टू द SEZ यूनिट्स। तो SEZ यूनिट्स का जो इंसेंटिव्स होता है यहाँ से आपको पढ़ के जाना है फॉर डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। देखिए, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से 2 से 4 नंबर का MCQ भी आता है। ठीक है, अब MCQ कहीं से भी ये लोग पूछ सकते हैं। आप जितना ट्राई है, आपके पास टाइम है, आप MCQ के लिए टाइम दीजिए, बट ज़्यादा फोकस करिए डिस्क्रिप्टिव टाइप में, क्योंकि वहां से डिस्क्रिप्टिव टाइप में 2 क्वेश्चंस 7 मार्क्स ही ये लोग पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका बेनिफिट्स ऑफ SEZ। एक है आपका क्या इंसेंटिव्स, क्या क्या दिया जा रहा है SEZ को, और एक है SEZ होने का क्या क्या बेनिफिट्स है। तो ये भी आप एक बार पढ़ के चले जाना, 5 पॉइंट या 5 पॉइंट पढ़ के चले जाना, दैट्स इट। SEZ यूनिट्स का टाइप्स MCQ के लिए आ सकता है। ये भी एक बार एग्जाम में आया हुआ है, SEZ को अप्रूवल कैसे मिलता है। तो SEZ किस तरीके से अप्रूवल लेगा, उसका क्या प्रोसीजर है, बहुत छोटी सी प्रोसेस है, ये आपको एक्सप्लेन करना है, एग्जाम में आ सकता है। लास्ट ये है SEZ से, SEZ और EOU के बीच में डिफरेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन SEZ एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। तो ये एक बार आप पढ़ के चले जाना बेटा, यहां से आपके एग्जाम में अच्छा खासा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये पार्ट मैंने आपको SEZ का कवर कराया। इसके बाद आप एक बार रोड टेप देख लो। रोड टेप स्कीम में अगर अपने आते हैं रोड टेप, ठीक है, रोड टेप नहीं सॉरी, ये भी एग्जाम में है डीम्ड एक्सपोर्ट्स। ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है कि व्हाट आर द सप्लाईज विच यू विल बी कंसिडरिंग एज डीम्ड एक्सपोर्ट्स। डीम्ड एक्सपोर्ट्स आपको GST लॉ में भी पढ़ाया गया है, वहां पे हम नहीं समझ रहे हैं। दिस इज एज पर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के हिसाब से डीम्ड एक्सपोर्ट्स का क्या मीनिंग है। तो
तो डीम्ड एक्सपोर्ट्स को क्या क्या माना गया है, अगर एक मैन्युफैक्चरर गुड सप्लाई कर रहा है तो क्या क्या एक्सपोर्ट डीम्ड एक्सपोर्ट होगा, और अगर एक उसका मेन कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर अगर गुड सप्लाई कर रहा है तो क्या क्या डीम्ड एक्सपोर्ट्स के कैटेगरी में आएगा। और डीम्ड एक्सपोर्ट्स के बेनिफिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको क्या क्या स्कीम का बेनिफिट मिलेगा, उनको एडवांस ऑथराइजेशन का बेनिफिट्स मिलेगा, उनको एडवांस ऑथराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट का बेनिफिट मिलेगा, दे विल गेट द DFIA स्कीम, दे विल गेट द डीम्ड एक्सपोर्ट का ड्रॉबैक, ये सारे चीज उनको बेनिफिट्स मिल जाएंगे सर। ठीक है, तो ये सब आपको जो है थ्योरी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट कमिंग टू EOU HTP इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, एक बार ऑब्जेक्टिव MCQ से ऐसे पूछा जा सकता है, तो ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ लेना। अब और रोड टैप स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोड टैप और MEIS में क्या फ़र्क है, बिकॉज अल्टीमेटली MEIS और SEIS को रिप्लेस किया था रोड टैप, तो रोड टैप और MEIS में क्या फ़र्क है, दिस इज़ वेरी वेरी अगेन इंपॉर्टेंट, ये आपको पढ़ के जाना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि आपको एग्जाम के पहले ये सब थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी पार्ट है, थ्योरी पार्ट क्लिक कर गया तो आप आसानी से 14 में से कम 10 नंबर तो आराम से उठा सकते हो। रोड टैप और MEIS स्कीम, देखो अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं वापस से आपको रिवाइज कर रहा हूँ, ये FTP की सारी रिवीजन सेशंस हम लोग ले चुके हैं। अब आपका आता है कि सर कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं रोड टैप स्कीम में ना, सेक्टर्स होते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स में रोड टैप का बेनिफिट मिल रहा है, तो कौन कौन से एलिजिबल सेक्टर्स है जिनको रोड टैप का बेनिफिट मिल रहा है, ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कौन कौन से इनएलिजिबल कैटेगरीज है जिसको रोड टैप का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो दिस बोथ कैन कम, एलिजिबल कैटेगरी भी आ सकता है, इनएलिजिबल कैटेगरी भी आ सकता है, दोनों पूछा जा सकता है। तो इनएलिजिबल कैटेगरी बहुत सारे, इसमें से कोई भी 7 पॉइंट्स पढ़ के चले जाना, 7 कैटेगरीज है इन केस ऑफ एलिजिबल सेक्टर्स, आपको सातों का सातों पॉइंट पढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स क्या है रोड टैप पॉलिसी का, तो रोड टैप किस तरीके से ऑपरेट करता है, कैसे क्या बेनिफिट मिलता है, ये एक बार आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में भी प्लीज एक बार आप गो थ्रू करके जाइएगा। ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है सर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स और रोड टैप बेनिफिट्स, ये सब रोड टैप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसमें कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते। रोड टैप बेनिफिट हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, उसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल हो गया, उसका एलिजिबल सेक्टर इनएलिजिबल सेक्टर हो गया, और रोड टैप और MEIS के बीच में डिफरेंस हो गया। दिस इज एकदम बैंग ऑन इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट आते हैं EPCG एडवांस ऑथराइजेशन और DFIA, ये तीनों स्कीम का बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि किस किस को इसका बेनिफिट मिल रहा है, इसका वैलिडिटी क्या है, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन क्या है, इंपोर्ट पीरियड क्या है, वैलिडिटी पीरियड क्या है, और उसकी एक्चुअल यूजर कंडीशन क्या है, और उसका एक्चुअल एग्जेम्पशन क्या चीज़ पे मिल रहा है। ये बेसिक फंडामेंटल चीज़ आपको तीनों पॉलिसीज़ का पता होना चाहिए। तो यही है EPCG स्कीम एक बार गो थ्रू कर लेना, कितना क्या एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है, ये चार्ट के थ्रू आपको सब कुछ जो है समझ में आ जाएगा सर। ठीक है, वैसे आपका आता है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन DFIA स्कीम, तो DFIA स्कीम क्या करता है, वो खाली BCD एग्जेम्प्ट करता है, बाकी सब चीज वो टैक्स करेगा। एलिजिबिलिटी क्या है, किस किस को DFIA मिलेगा, इसमें मिनिमम वैल्यू एडिशन ये सब MCQ में आते हैं, इसका 20% है, और एडवांस ऑथराइजेशन का 15% है। DFIA का वैलिडिटी क्या है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी, कुछ कॉमन पॉइंट्स है DFIA में और एडवांस ऑथराइजेशन में, जो कि आपका दोनों की सिचुएशन में जो है हेल्प आएगा सर, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट होता है सर आपका एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, तो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम अगर हम देखें तो उसका भी एक एलिजिबल एप्लीकेंट होते हैं, उसके एलिजिबल सप्लाईज पे आपको एडवांस ऑथराइजेशन मिलता है, किस बेसिस पे आपको एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम मिलता है, आप कब ऑप्ट कर सकते हैं, उसमें भी प्री इंपोर्ट कंडीशन है, उसमें वैलिडिटी पीरियड है, ये सब छोटे छोटे पॉइंटर्स जो है ना बहुत रेलिवेंट है आपके एग्जाम में। तो ये सब क्या इंस्टीट्यूट अभी पूछा भी है, और मैं आपको एग्जाम के 1.5 डेज बता दूंगा कि कौन कौन से टॉप 10 क्वेश्चंस है जो इंस्टीट्यूट पूछा आपके एग्जाम में। अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना एग्जैक्टली वही सब है, एग्जैक्टली वही सब है जो इंस्टीट्यूट आपके एग्जाम में पूछे, सब मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया है सर। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम बेटा आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो आता है आपका एक जनरल FTP का इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर दिया है कि FTP में क्या क्या पॉइंटर्स है, जैसे ये सब MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सैंपल्स एक्सपोर्ट करने पे क्या पॉलिसी है इंडिया का, गिफ्ट्स एक्सपोर्ट करने पे इंडिया का क्या पॉलिसी है, इंपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट करना, अगर आप एक्सपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्या पॉलिसी है। ठीक है, ये एग्जाम में क्या MCQ में या शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में। थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट्स, यहाँ से इंस्टीट्यूट बहुत बार FTP में सवाल पूछा है कि थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट्स कैसे की जाती है, ये इसकी क्या प्रोसेस है, सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर्स को क्या क्या बेनिफिट दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। ऐसे तो और भी चीज़ें बट मैं मार्क नहीं किया हूँ। सैंपल्स कैसे इंपोर्ट किया जाता है, गिफ्ट्स कैसे इंपोर्ट किया जाता है, उस पर क्या पॉलिसीज है, डिनाइड एंटिटी लिस्ट, एक डिनाइड एंटिटी लिस्ट मतलब उसके ऊपर पेनल्टी लगेगा, उसको कोई भी एक्सपोर्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, कब उसको डिनाइड एंटिटी लिस्ट में लिया जाएगा। IEC कोड का क्या लॉजिक है, IEC कोड क्या होता है, इंपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया में आपको IEC कोड चाहिए। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, ये सब MCQ का घर है।
स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस, डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, ये सब एमसीक्यू का घर है, ठीक है। फिर आपका आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डबल वेटेज। डबल वेटेज कौन कौन से एक्सपोर्ट हाउसेज को मिलते हैं, स्टेटस होल्डर कैटेगरी में क्या क्या बेनिफिट है, ये सब अमेंडेड फिगर्स है। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कितना होना चाहिए आपका, डबल वेटेज किसको मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें भी टोटल 13 पॉइंटर्स है कि ट्रेड फैसिलिटेशन क्या क्या मेजर्स इंडियन अथॉरिटीज ले रही है एज पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आई रिपीट, पहले जो अपने बात किए थे वो अपने बात किए थे नॉर्मल कस्टम्स अभी रिसेंट टाइम्स में क्या क्या मेजर्स ले रहा है। यहाँ पर अपने बात करते हैं ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए क्या क्या चीज है जो एज पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इंडिया में लिया जा रहा है, राइट। तो इसमें बहुत सारे पॉइंटर्स है, नेशनल कमेटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन, फ्री पैसेज ऑफ एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट, निर्यात बंधु फॉर्म्स, डीजीएफटी पोर्टल, इश्यू ऑफ ईआईसी, ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर ई सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन, बहुत चीज ऑनलाइन कर दिया गया है, 24/7 हेल्प डेस्क फैसिलिटी, एओ प्रोग्राम्स, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस, स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेशन एज वेल एज ग्रांट ऑफ डबल वेटेज। तो ये 14 पॉइंटर्स है बेटा, ये 14 पॉइंटर्स है जो कि आपका बेसिकली मेजर्स लिए गए हैं to actually facilitate the trade and ease of doing business as per the FTP। तो ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी इंस्टीट्यूट आपको सवाल पूछ सकता है, ठीक है। तो देखो मैंने अभी तक जो भी अभी 10 to 15 मिनट्स में डिस्कस किया है, यहां से ही आपका 14 नंबर का क्वेश्चन कहीं ना कहीं बनेगा सर। इसके पहले मैंने आपको नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स बताया था कि क्या ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स हैव बीन टेकन बाय द इंडियन कस्टम्स इन द रिसेंट टाइम्स। तो अब देखो आपको ये सब मिलेगा, आप इसमें से कोई भी 7 पॉइंट्स जो है पढ़ सकते हो, 7 पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करके आना सर। 14 नंबर है, 14 मार्क्स गारंटी करना है, तो आपको एफटीपी पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो एफटीपी पढ़ा ही नहीं है, प्लीज लास्ट मिनट में दिमाग मत लगाइए, 5-6 क्वेश्चंस अगर आपको टाइम मिले जो मैंने बताया है उसको देख लेना, आपका लक अच्छा रहेगा तो आपका एग्जाम में वो क्वेश्चन आ जाएगा, वरना प्लीज एक्सेस टाइम मत दीजिएगा। बट अगर आपने एफटीपी पढ़ा है तो जो जो सवाल मैंने आपको आज डिस्कस किए हैं, मार्क करा है, वो सब एग्जाम में ज़्यादा प्रायोरिटी है, उसको ज़्यादा फोकस करके जाना, ठीक है। बेस्ड ऑन द इंस्टीट्यूट का ट्रेंड एनालिसिस ये फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। दैट्स इट फॉर द डे गाइस, मिलते हैं आप लोग से एग्जाम के 1.5 डेज पहले। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स एंड जस्ट be cool, calm and relax your body, relax your mind. That is very very important at this juncture of time. Bye bye, take care, God bless you, see you soon.